हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। चलिए बच्चे, आज हम बात करने वाले हैं एक फिजिक्स की टॉपिक। मेरा नाम आर.के. सर है। फिजिक्स के टॉपिक की बात करें बच्चे, एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, यूनिट, डायमेंशन, मेजरमेंट। उसमें एक छोटा सा टॉपिक है जो अभी बेसिक इंट्रोडक्शन है, वो यूनिट का है। ठीक है। देखिए, आप देखा जाए ये तो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे जेई की बात करें, चाहे आप नीट की बात करते हैं। तो इस चैप्टर से अगर मैं नीट की बात करूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, यानी 4 × 3 यानी 12 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। जेई मेंस में एक क्वेश्चन आपको 100% मिलता ही मिलता है, और एडवांस में देखा जाए तो एक क्वेश्चन आपको एडवांस से यहाँ पे मिल जाते हैं। तो बहुत ही वेटेज इसका देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट। यूनिट के बारे में देखेंगे, यूनिट क्या है, यूनिट के टाइप क्या है, क्या फिजिकल क्वांटिटी हैं, और कुछ बेसिक से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। खास करके आपके जेई मेंस में 2-3 क्वेश्चन आपके बेसिक से आए हैं, एक आध दो क्वेश्चन आपके नीट का भी क्वेश्चन दिया गया है बेसिक से। तो आइए डिस्कस करेंगे बच्चे, हम लोग देखेंगे दिस इज बेसिक ऑफ द यूनिट। फिजिक्स का क्लास 11th का फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। चलिए बच्चे, फिजिक्स हम यूनिट से पहले, यूनिट पढ़ने से पहले, यानी कि हम यूनिट का डेफिनेशन पढ़ने पहले एक टर्म आपको पता होना चाहिए जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। जी हाँ बच्चे, फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? देखिए, फिजिकल क्वांटिटी, आप जितने भी फिजिक्स में वर्ड, जितने भी वर्ड आएंगे, फिजिक्स में जितने भी वर्ड्स आने वाले हैं, वो जो भी टर्म्स आप देखोगे, मास, वेलोसिटी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सब के सब एक फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कैसे हैं? फिजिकल क्वांटिटी। चलिए, फिजिकल क्वांटिटी की बात करें बच्चे, ऐसा क्वांटिटी जो फिजिक्स को, लॉ को डिस्क्राइब कर सके, ऐसा क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब कर सके, ऐसे क्वांटिटी का नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। सही है। जैसे कोई भी लॉ उठा लो बच्चे, दुनिया की कोई भी लॉ उठा लेते हैं जो फिजिक्स के लॉ, जैसे हम मान लेते हैं न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ पढ़े होंगे तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एसरेशन। यहाँ पे मास और एसरेशन जो है ये भी कैसा है? फिजिकल क्वांटिटी है। कैसा है? फिजिकल क्वांटिटी। तो यानी सर, ऐसा लॉ, ऐसा क्वांटिटी जो कोई भी लॉ को डिस्क्राइब कर सके, ऐसे क्वांटिटी का नाम दिया गया है फिजिकल क्वांटिटी। क्या नाम दिया गया? फिजिकल क्वांटिटी। आइए बच्चे, फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो आप कहेंगे सर, दोज क्वांटिटी which describe the law of physics, the law of physics। क्वांटिटी जो लॉ ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब कर सके, ऐसे क्वांटिटी का नाम देते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। क्या नाम देते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं सब के सब मेजरेबल होते हैं। कैसे होते हैं? मेजरेबल। आगे हम चल के देखेंगे, उसकी एक फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और यूनिट भी होगा। तो सब के सब ऑल फिजिकल क्वांटिटी, ऑल फिजिकल क्वांटिटी जो होंगे बच्चे, वो क्या होंगे? मेजरेबल होंगे। मेजरेबल का मतलब उसको आसानी से मेजरेबल कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो दिस द मेजरेबल। तो ऑल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होंगे? मेजरेबल्स। जैसे बच्चे मैं बात करता हूँ, ठीक है, मैं बात करता हूँ बच्चे कुछ एग्जाम्पल की। तो मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो ऐसे क्वांटिटी बच्चे जिसके पास बहुत सारे, मैं कह सकता हूँ हमारे नेचर में, हमारे फिजिक्स में हर जगह बच्चे क्या है? एप्लीकेशंस हैं। जैसे हम बात करें वेट, वेट क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। मैं बात करता हूँ टाइम, टाइम क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। मैं बात करता हूँ टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। मैं बात करता हूँ हाइट, लेंथ, प्रेशर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क, मोमेंट, मास, सब के सब कैसे बच्चे? फिजिकल क्वांटिटी है। सर, क्या मैं टेबल, चेयर, कुर्सी, दीवार को भी फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं? नहीं। ऐसा क्वांटिटी मैंने बोला था जो फिजिक्स में यूज हो, ऐसा क्वांटिटी है जिसका एक मीनिंग निकल के आए, ऐसा क्वांटिटी है जिससे कोई लॉ बना सके, ऐसे क्वांटिटी का नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो कुछ एग्जाम्पल है बच्चे, कुछ एग्जाम्पल है। मैंने बताया था कि सब एक मेजरेबल क्वांटिटी है, ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। जितने देख रहे हैं अभी तो कुछ टर्म्स में 2, 4, 5, 10 लिखा है बच्चे, ऐसे तो बहुत सारे होंगे, तो सबको लिखना मुश्किल है। तो इसलिए आपको सीखना जो है इतना, यानी कि फिजिक्स में जितने भी वर्ड आने वाले हैं सब के सब फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। आगे चलते बच्चे, फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसकी बात करेंगे बच्चे? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं तो आप कहेंगे सर, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी
फिजिकल क्वांटिटी। तो कितने टाइप के होंगे बच्चे? मैं फिजिकल क्वांटिटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ, हालांकि 3 कैटेगरी में ही है। तो पहला जो होता है क्वांटिटी बच्चे, स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, पहला जो क्वांटिटी मिलेगा आपको स्केलर क्वांटिटी। दूसरा जो क्वांटिटी मिलेगा बच्चे वो होगा आपका वेक्टर क्वांटिटी। क्या मिलेगा आपका? वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा जो क्वांटिटी मिलेगा बच्चे वो मिलेगा आपको टेंसर क्वांटिटी। कैसा मिलेगा? टेंसर क्वांटिटी। सही है, टेंसर क्वांटिटी। सबके सब फिजिकल क्वांटिटी, इसको कैटेगराइज किया गया है अलग अलग में। तो मैं कहता हूँ बच्चे स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर क्वांटिटी। स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर क्वांटिटी। सर स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? सर ऐसा कौन सा क्वांटिटी जिसको हम स्केलर बोल सकते हैं? बच्चे स्केलर क्वांटिटी के लिए 2-3 कंडीशन याद रखिए। सो स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, काम चल जाएगा। बिल्कुल ऐसा क्वांटिटी जो बिल्कुल कैसे डायरेक्टली ऐड कर सके, डायरेक्टली ऐड कर सके, ऐसे क्वांटिटी को बोलेंगे हम लोग क्या? स्केलर क्वांटिटी। और क्या इसके पास डायरेक्शन होना जरूरी है? मे और मे नॉट बी। मैं नहीं कर रहा हूं, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। होता है तब भी क्या होता है बच्चे? अगर डायरेक्शन कोई क्वांटिटी है, किसी के पास डायरेक्शन भी है, तो भी क्या है बच्चे? वो क्वांटिटी कहला सकता है क्या? स्केलर क्वांटिटी। सर डायरेक्शन तो वेक्टर के लिए यूज होता है? नहीं बच्चे, ऐसा जरूरी नहीं है। वेक्टर तभी होता है जब वेक्टर लॉ एडिशन को फॉलो करेगा। समझ पा रहे हैं? तो आइए बच्चे हम देखते हैं क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। पहली बात बच्चे, इसके पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो इट हैज मैग्नीट्यूड। इसके पास क्या होना चाहिए बच्चे? एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, ठीक है। डायरेक्शन की बात करें तो मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी। तो आपके पास मे और मे नॉट बी डायरेक्शन। तो मे और मे नॉट बी एक डायरेक्शन। डायरेक्शन हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तीसरा बच्चे, अगर मैं बात करूं स्केलर क्वांटिटी का, तो डज नॉट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की बात नहीं करेंगे। तो लिख लिए डज नॉट ओबे, डज नॉट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो ये बच्चे कोई भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा। ऐसे क्वांटिटी का नाम देंगे बच्चे, ऐसे क्वांटिटी का नाम देंगे हम लोग क्या? स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल बच्चे बहुत सारे हैं लाइफ में, डेली लाइफ में कहीं भी एग्जाम्पल देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल, इफ यू टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल ऑफ द स्केलर क्वांटिटी, वी कैन राइट द लेंथ, ठीक है, इसको डिस्टेंस बोलते हैं बच्चे। स्पीड की बात करें, स्पीड की बात करें, वर्क की बात करें बच्चे, एनर्जी की बात करें, और किसकी बात करेंगे? पावर की बात करेंगे, ठीक है। और आप पोटेंशियल की बात कर लीजिए बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, या अब हम बात करेंगे बच्चे मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सब के सब क्या बच्चे? हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा क्वांटिटी ऐड कर सकता हूं, जैसे मैं कहूं डिस्टेंस को जोड़ना हो, 5 मीटर और 8 मीटर, डायरेक्टली आप जोड़ दीजिए, यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन जरूरत नहीं है। तो 8 और 5 13 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपको मिलेंगे स्केलर क्वांटिटी बेस, तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वांटिटी होंगे बच्चे हमारे स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के क्या क्या जरूरत है बच्चे? वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या क्या जरूरत है? वेक्टर के लिए तो मैग्नीट्यूड होना ही होना चाहिए, डायरेक्शन होना ही होना चाहिए, और एक तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसके बच्चे वो जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है तो आप कह सकते हैं बच्चे क्या क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैं कहूँ बच्चे पहली बात स्केलर, इसके पास कितनी मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर इट हैज मैग्नीट्यूड, इट हैज मैग्नीट्यूड, इट हैज मैग्नीट्यूड। दूसरा बच्चे इट हैज डायरेक्शन, इसके पास क्या होना चाहिए? एक डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और ओबे, याद रखना सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसके बिना आप वेक्टर को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर, द लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है। ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है। इसको एडिशन वगैरह करना हो या तो सब्ट्रैक्शन करना हो तो एडिशन लिख लीजिए, या तो सब्ट्रैक्शन की बात करें। किसकी बात करें? सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो, ठीक है, तो हमेशा याद रखना वेक्टरली ऐड करना पड़ेगा, वेक्टरली सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी बच्चे आप डिफाइन कर पाएंगे वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए 3 कंडीशन मस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए आपका? बोलिए डायरेक्शन होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए?
वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को फॉलो करना चाहिए। अगर तीसरा लॉ फॉलो नहीं कर रहा है तो वेक्टर नहीं है। अगर मैं कहूँ बच्चे मेरी बात सुनिए, मैं कहूँ कि अगर मैं प्रेशर की बात करता हूं, मैं एक इलेक्ट्रिक करंट की बात करता हूं, तो वो कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर? तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। सर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है तो क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होने से कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं बनता है। वेक्टर क्वांटिटी तब बनता है जब डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, और तीसरा कंडीशन मस्ट भी सेटिस्फाई होना चाहिए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है तो आप कहेंगे सर ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे क्वांटिटी को बोलेंगे हम लोग ये। तो लिख लीजिए बच्चे, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे हम बात करेंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और किसकी बात करें बच्चे, टॉर्क की बात करें, टॉर्क, और बताइए टॉर्क, और बात करते हैं बच्चे हम बात करेंगे फोर्स, किसकी बात करेंगे, फोर्स, मोमेंटम की बात कर लिए, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये सब के सब एग्जाम्पल है बच्चे, ध्यान रखना बच्चे, सब के सब एग्जाम्पल है। और मैंने एक और कंडीशन बताया था बच्चे कि सर कोई डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने से कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं बनता है। तो अगर मैं कहूँ बच्चे मेरी बात सुनो, स्केलर क्वांटिटी में तो लिख लीजिए यहीं पर प्रेशर जो है, प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक करंट, इसके पास क्या बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर और इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या है, इसके पास बोथ मैग्नीट्यूड भी है, और क्या है बच्चे, एंड डायरेक्शन भी है, बोथ मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। बट ये क्या नहीं फॉलो करता है बच्चे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं फॉलो करता है। तो दिस इज द वेक्टर लॉ, बट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जो प्रेशर है बच्चे और इलेक्ट्रिक करंट है, ये आपका मैग्नीट्यूड भी रखता है, डायरेक्शन भी रखता है, पर वेक्टर क्वांटिटी को फॉलो नहीं करता है। इसलिए इसका नाम देते हैं बच्चे, कौन सा क्वांटिटी में ट्रीट करेंगे, तो लिख लीजिए ट्रीट एज ए स्केलर क्वांटिटी। सही है, तो आज से याद रखना, प्रेशर और इलेक्ट्रिक करंट को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होते हुए भी बच्चे हम किसको ट्रीट करते हैं, एज ए स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब बच्चे लास्ट की बात करता हूं मैं, तो लास्ट हमारे पास है टेंसर क्वांटिटी। सर टेंसर क्वांटिटी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, बिल्कुल मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, तो मैग्नीट्यूड लिख लीजिए, और क्या लिख लेते हैं बच्चे, डायरेक्शन लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बच्चे, एक प्लेन होना चाहिए जिसपे वो एक्ट कर सके। द प्लेन रिक्वायर्ड, यहाँ पे एक प्लेन रिक्वायरमेंट होगा, दिस इज द प्लेन रिक्वायर्ड विच इज एक्ट ऑन इट। तो यहाँ पे एक प्लेन रिक्वायरमेंट होगा जिसपे वो लगा हो। जैसे बच्चे स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस स्ट्रेन की बात कर लीजिए। तो मैं कहता हूं बच्चे कुछ एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, किसका, तो एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो पहला एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चे स्ट्रेस, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा स्ट्रेन, और तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये तीन आपके एग्जाम्पल हैं जो किस कैटेगरी में आएंगे, टेंसर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड प्लेन रिक्वायरमेंट विच एक्ट ऑन इट। तो वो क्या करे बच्चे, उस पर लग सके, ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग टेंसर क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी देखा बच्चे, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स देखें, कितने क्वांटिटी, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी किसे बोला करते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हो, डायरेक्शन मे और मे नॉट बी, ठीक है, बट इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो कुछ एग्जांपल लिखे हैं। प्रेशर इलेक्ट्रिक करंट के पास बच्चे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं क्या, नहीं, इसके पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होते हुए भी बच्चे कैसा है, ये वेक्टर लॉ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम, या ऐसे जितने भी क्वांटिटी आएंगे उसको बोलेंगे हम लोग प्रेशर, सॉरी इसको बोलेंगे हम लोग
स्केलर क्वांटिटी। टेंसर में आपको ये 3 रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसको स्नैपशॉट वगैरह ले लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिए बच्चे, क्योंकि ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे आते हैं छोटे छोटे एग्जामों में, तो ध्यान में रखिएगा। हाँ, खास कर ये जो एक्सेप्शंस हैं, जो आपको ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा कि सर कोई मेजरेबल क्वांटिटी है, कोई मेजरेबल क्वांटिटी है तो उसका नाम दिया गया है फिजिकल क्वांटिटी। कोई मेजरेबल क्वांटिटी है तो उसका नाम दिया गया है फिजिकल क्वांटिटी। मैंने एग्जांपल बता दिया बच्चे, जितने भी आपका फिजिक्स में वर्ड यूज हो रहे हैं, मास, लेंथ, टाइम, एरिया, फोर्स, प्रेशर, सब के सब कैसे हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे सर? फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना तो एक मैग्नीट्यूड चाहिए और एक यूनिट चाहिए, एक मैग्नीट्यूड चाहिए और एक यूनिट चाहिए। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं, आइए यहीं पर देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है बच्चे। इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग सिग्निफाई करेंगे बच्चे किससे, क्यू से। तो क्यू इज इक्वल टू लेते हैं बच्चे, दिस इज द एन इंटू यू। यानी फिजिकल क्वांटिटी को मैथमेटिकली लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू यू। बच्चे क्यू जो टर्म्स मैंने लिखा है ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और n जो बच्चे रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है? या इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड। तो ये एक मैग्नीट्यूड है। u क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चे, यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट को। सर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी लिखना हो, बिल्कुल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, दुनिया की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं, q इज इक्वल टू एन यू। n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, u इज द यूनिट। बच्चे मैं बात करता हूं, जैसे बहुत सारे एग्जांपल मैं लेता हूं डेली लाइफ में। जैसे मम्मी ने बोला जाओ मार्केट से क्या ले आओ बच्चे, चीनी लेकर आओ। तो आप तो पूछोगे ना बच्चे कितना लेके आऊं। मैंने कहा बच्चे ठीक है, मम्मी बोल दी कि 5 किलो ले आइए। तो आप कहेंगे सर हमें मास की बात दे दिया है, वही मास आप शुगर की बात करते हैं बच्चे। और शुगर मम्मी बोला कि जाओ शुगर लेके आना है, तो आप पूछें बच्चे कितना, 5 kg। सर यहाँ पे मास जो है आपका एक फिजिकल क्वांटिटी है और केजी है, एक यूनिट है और एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। देखिए क्या रिप्रेजेंट हुआ है, नहीं हुआ, रिप्रेजेंट हुआ है। तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मैं कहूँ मेरी हाइट कितनी है, सर हाइट की बात करते हैं, मैं कहता हूँ मेरी 170 सेंटीमीटर हाइट है। ओ मेरी 170 सेंटीमीटर हाइट है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका मतलब हाइट आपका एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, 170 एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और क्या बच्चे, सेंटीमीटर एक यूनिट हो गई। समझ पा रहे हैं? तो सेंटीमीटर क्या होगा, यूनिट। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसको आप इस फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। और सारे एग्जांपल है, टावर की हाइट हो सकता है 10 फीट हो, 15 फीट हो, 50 फीट हो, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। एरिया लिख लीजिए बच्चे, एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे एरिया जो है बच्चे वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यूनिट, और ये क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी आपका एरिया हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ रहा बच्चे, मैं इस पे लकड़ी के बच्चे, लकड़ी पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ कितना, 10 न्यूटन का लगा रहा हूँ। तो आप कहें सर फोर्स कितना लगा रहा हूँ, आप कहेंगे सर 10 न्यूटन लगा रहा हूँ। तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी, 10 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, n क्या हो जाएगा, यूनिट, n क्या हो जाएगा, यूनिट। तो सर कोई भी है, आप जैसे बच्चे और सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं कहूँ टॉर्क लगा है, टॉर्क कितना लगा है, 10 न्यूटन मीटर लिखा है बच्चे। तो न्यूटन मीटर आपका क्या हो जाएगा, यूनिट, 10 क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, और क्या हो जाएगा बच्चे, टॉर्क हो जाएगा आपका फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, Q इक्वल टू एन यू के फॉर्म में लिखेंगे, Q इक्वल टू एन यू के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है बच्चे, आज से याद रखना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, दुनिया की कोई फिजिकल क्वांटिटी हो, इसको इस फॉर्म में मैथमेटिकली लिखा करेंगे, याद रखिएगा इसको। ये कहानी थी बच्चे। जैसे मैं एग्जांपल लिया, मैंने एग्जांपल लिया कि एक डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस है, ध्यान से देखिए मैंने क्या लिया बच्चे, एक डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है, 25 किलोमीटर।
डिस्टेंस, डिस्टेंस को मेजर करना हो तो बच्चे आप मेजर करते हैं। जैसे मैं कहूँ यहाँ से प्रयागराज कितना है, 132 किलोमीटर है। 132 क्या है आपका, 132 है आपका मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू, और किलोमीटर क्या है, यूनिट। तो मैंने कहा एक डिस्टेंस ले लिया, डिस्टेंस की बात करें 25 किलोमीटर, तो 25 यानी किलोमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 25 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको कर रहा है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी क्वांटिटी लिखना हो, फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस इक्वल टू 20, ये दिखाता है सर कि आपकी जो 25 टाइम्स मैग्नीफाइड है। मैग्नीट्यूड क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड दिखाता है कि जो यूनिट है उसका कितना टाइम्स मैग्नीफाइड है, वो 25 टाइम्स मैग्नीफाइड है। समझ पा रहे हैं, अगर अब जोड़ा जाए तो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर कितनी बार, 25 टाइम्स, माने 25 टाइम्स उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसकी क्या हो जाएगी बच्चे, एक मैग्नीट्यूड आ जाएगी, यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। समझ पा रहे हैं, तो कोई भी क्वांटिटी को लिखना हो तो आप इस टर्म्स में लिखेंगे, डिस्टेंस जैसे लिखा है 25 इंटू किलोमीटर, दिस द यूनिट एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, चलिए बच्चे हम बात करते हैं। बच्चे यहाँ पे एक वर्ड आया है, ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पे एक वर्ड आया है यूनिट। क्या आया है, यूनिट। अब हम डिस्कस करने वाला है यूनिट क्या होता है और यूनिट के कितने टाइप्स होते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं बच्चे, यूनिट की बात करें तो यूनिट के टाइप क्या होते हैं, आइए देखते हैं यूनिट क्या होता है बच्चे। चलिए यूनिट की बात करें बच्चे, तो देखो यूनिट क्या है। अभी तक हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी से बच्चे कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन में देखा, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो बच्चे, तो फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड मेजरमेंट, कोई भी आपने देखा है फिजिक्स में जितने भी वर्ड्स आए हैं, जितने भी वर्ड्स आए हैं उसका एक स्टैंडर्ड मेजर ले लीजिए। क्या लेना है, स्टैंडर्ड मेजर। तो किसी भी क्वांटिटी का स्टैंडर्ड मेजरमेंट, क्वांटिटी कैसा बच्चे, फिजिकल क्वांटिटी, कैसे भी क्वांटिटी हो फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड मेजरमेंट आपका क्या कहलाएगा बच्चे, यूनिट क्या कहलाएगा। तो द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ ईच काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। तो हर फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होगा और उस स्टैंडर्ड मेजरमेंट को हम लोग बोलेंगे यूनिट। क्या बोलेंगे, यूनिट। समझ पा रहे हैं, जैसे मैं कहता हूं बच्चे लेंथ, लेंथ को लिखना हो बच्चे, लेंथ मैं कहता हूं मेरे पास एक लेंथ है, तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या इसका स्टैंडर्ड मेजरमेंट होगा, हाँ स्टैंडर्ड मेजरमेंट है क्या बच्चे, मीटर। क्या है, मीटर। तो आप जो भी लेंथ मेजर करोगे, जो भी लेंथ मेजर करोगे इस स्टैंडर्ड ही टर्म्स में मेजर करेंगे, ऐसे को बोला गया बच्चे क्या, आपका यूनिट। क्या बोला गया, यूनिट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे फोर्स मैं लेते हैं बच्चे, फोर्स, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका स्टैंडर्ड मेजर कर लीजिए, स्टैंडर्ड मेजरमेंट कर लीजिए, तो किसमें आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, न्यूटन। तो सर आप कहेंगे सर फोर्स की स्टैंडर्ड मेजरमेंट कर रहे हैं, यानी यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। क्या होगा, यूनिट, न्यूटन। पावर, पावर बच्चे पढ़ा होगा आपने, पावर, पावर की बात करें इसका स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या आ जाएगा, वाट। क्या आ जाएगा, वाट। ठीक है, हालांकि उसको जूल पर सेकंड बोलते हैं, एसआई यूनिट, जूल पर सेकंड, पर हम लोग बच्चे बोलेंगे इसको वाट। तो आप देखोगे कोई भी क्वांटिटी, एरिया मीटर स्क्वायर, ठीक है, वॉल्यूम मीटर क्यूब, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, जितने भी क्वांटिटीज आ रही हैं सबके स्टैंडर्ड मेजर ले लोगे तो आपको बन जाएगी यूनिट। क्या बन जाएगी, यूनिट। ओके, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करेंगे, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट की बात करें बच्चे, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट, ध्यान से बच्चे क्लासिफिकेशन की बात करें, हम यहाँ पे 3 टाइप के क्लासिफिकेशन मिलेंगे। नंबर 1 जो होगा बच्चे वो आपका मिलेगा फंडामेंटल यूनिट, दिस इज द फंडामेंटल यूनिट। दूसरा जो यूनिट मिलने वाला है बच्चे वो मिलेगा आपका डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। और तीसरा जो मिलेगा बच्चे वो मिलेगा आपका सप्लीमेंट्री यूनिट, दिस इज द सप्लीमेंट्री यूनिट। तो बच्चे आपसे पूछा जाए कितने टाइप के यूनिट होंगे, तो आप कहेंगे सर 3 टाइप के यूनिट होंगे। कौन कौन से, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट, आपके ये 3 टाइप के क्या मिलेंगे बच्चे, यूनिट। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं, क्या होता है फंडामेंटल यूनिट, क्या होता है आपका डिराइव्ड यूनिट, क्या होता है आपका सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो फंडामेंटल यूनिट बच्चे क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट आइए देखते हैं। सर ऐसा यूनिट
देखिए जो भी यूनिट होती है, मैं नहीं कर रहा हूँ सभी सभी फंडामेंटल यूनिट है, मैं कर रहा हूँ कि जो यूनिट खुद डिराइव हो, अपने से आप बना हो, इसके कोई भी उसका कोई डिराइव्ड यूनिट न हो, ऐसे यूनिट को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, जिसके पास खुद का यूनिट होना चाहिए। सही है, क्या होना चाहिए? खुद का यूनिट होना चाहिए। अगर कोई क्वांटिटी ऐसा है जिसके पास खुद अपना यूनिट है तो उसे बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता है या किसी का डिराइव्ड यूनिट नहीं है, ध्यान में रखना, जिसके पास एक खुद का यूनिट है तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या? फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट। लिखे बच्चे, दोज क्वांटिटीज एज own unit, कामा ले लो ची, it does not depends another unit ऐसा क्वांटिटी जिसके पास अपना खुद का यूनिट होना और ये कभी भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, दूसरे किसी क्वांटिटी के यूनिट पे डिपेंडेंट नहीं है, ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं बच्चे क्या? फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो क्या है बच्चे? फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल की बात करें तो हमारे पास फंडामेंटल जो यूनिट है बच्चे कितने टाइप होंगे? आपके पास 7 टाइप ऐसे हैं जिसके पास फंडामेंटल यूनिट है। कितने टाइप है? 7 टाइप। आइए डिस्कस करते हैं बच्चे 7 टाइप कौन कौन से होते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट है बच्चे 7 टाइप की। तो मैं क्या करता हूँ, डिस्कस करता हूँ सातों यूनिट एक साथ। बच्चे अगर मैं 7 यूनिट की बात करूँ तो मैं सीरियल नंबर लिखता हूँ, जिससे नंबरिंग आपको याद होना चाहिए, सीरियल नंबर हो जाएगा बच्चे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपको फंडामेंटल यूनिट की बात करेंगे तो दिस इज द फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, और इस कॉलम में मैं बनाता हूँ, इस यूनिट की बात करेंगे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, यूनिट लिख लो या क्वांटिटीज लिख लो बच्चे, क्वांटिटीज, इसकी यूनिट की बात करेंगे। इसके बाद इसके सिंबल की बात करने वाले हैं बच्चे, क्या क्या सिंबल होंगी, और इसकी डायमेंशन की बात करेंगे, क्या क्या डायमेंशन होगा। ठीक है, तो डायमेंशन क्या होगा ये देखना है आपको। तो देखते हैं सीरियल नंबर 1। पहला जो है बच्चे मास। मास जो है, मास एक फंडामेंटल यूनिट है। कितना है? फंडामेंटल यूनिट है। इसकी जो यूनिट होती है किलोग्राम। मास की जो यूनिट होती है दिस इज द किलोग्राम। ठीक है, इसका सिंबल लेते हैं बच्चे एम, इसको डायमेंशन ही लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखना है हमेशा, डायमेंशन को हमेशा बड़े ब्रैकेट, इसको आगे चल के पढ़ेंगे भी तो बड़े ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा? कैपिटल एम। दूसरा बच्चे क्वांटिटी हो जाएगी आपकी लेंथ। क्या हो जाएगी? लेंथ। लेंथ को हम लिखते हैं मीटर। किसमें लिखते हैं? मीटर। मीटर को हम लोग लिखेंगे बच्चे एक सिंबल लिखे, सिंबल के केजी लिख लीजिए, इसको इसमें लिख लीजिए केजी। मीटर को एम लिख लीजिए। इसको बच्चे कैसे लिखेंगे हम लोग? एल से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? एल से। ठीक है, तीसरा बच्चे टर्म्स, तीसरा मास लेंथ टाइम। क्या होगा? टाइम। टाइम को लिखना हो तो किस में लिखेंगे बच्चे? सेकंड। टाइम को लिखना हो तो सेकंड। सिंबल की बात करें तो क्या हो जाएगा? सेकंड का सेकंड ही लिख लीजिए, इसको लिखेंगे कैपिटल टी। किस में लिखेंगे? कैपिटल टी। फोर्थ नंबर बच्चे टेम्परेचर। क्या लिखेंगे इसको? टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लिखते हैं बच्चे किस में? यूनिट इसकी होती है केल्विन। किस में लिखते हैं? केल्विन। केल्विन को हम लोग किस में लिखते हैं बच्चे? के से लिखते हैं। देखिए अलग अलग बुक में रिप्रेजेंटेशन डायमेंशन को थीटा लेते हैं या तो इसको के भी लिखते हैं, दोनों सही है। ठीक है, तो जो भी आपको लगे लगा दीजिए। मैक्सिमम मैं जो यूज करने वाला हूँ थीटा ही यूज करूंगा। तो थीटा हम डायमेंशन लेने वाले हैं किसका? टेम्परेचर का। किसका लेने वाले हैं? टेम्परेचर का। ठीक है बच्चे, फिफ्थ बात करता हूँ। फिफ्थ जो आपका फंडामेंटल यूनिट है, मास लेंथ टाइम टेम्परेचर। नेक्स्ट बच्चे इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आप जानते हैं बच्चे, इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है? एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर। इसका सिंबल लिखा जाए तो एम्पियर को हम लोग ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ए से। इसका बच्चे डायमेंशन लिखा जाए तो ए से भी लिखा जाता है, किसी किसी बुक में आई भी लिखा है, दोनों सही है। ऑप्शन जैसा होगा, ए होगा या तो आई होगा।
दोनों में से कोई एक लेके चल देंगे, काम बन जाएगा। 6 बात करते हैं बच्चे लुमिनस इंटेंसिटी की। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी को कैसे लिखते हैं हम लोग? कैंडला से। कैसे लिखेंगे बच्चे? कैंडला। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडला। कैंडला को हम लोग लिखेंगे बच्चे CD से। किससे लिखेंगे? CD। कैंडला को हम लोग लिखने वाले हैं CD। CD और CD बच्चे इसका डायमेंशन लिखना हो तो किस में लिखेंगे? CD। ठीक है, डायमेंशन लिखेंगे तो CD। 7th बच्चे हम बात करेंगे वो है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। दिस इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस की यूनिट होती है बच्चे मोल। क्या होती है? मोल। मोल को, ओ ये हट नहीं रहा है, कोई बात नहीं, इसी में लिख लीजिए बच्चे। मोल को हम लोग लिखते हैं, मोल को MOL लिखेंगे। क्या लिखेंगे? MOL। तो मोल को लिखने वाले हम लोग MOL। दिक्कत आ रही है? कोई बात नहीं, समझ जाएंगे आप लोग। तो ये है आपका मोल। कोई बात नहीं, ऊपर लिख लीजिए बच्चे मोल। इसके बाद लिख लीजिए मोल को, सिंबल जो होता है मोल को हम लोग मोल ही लिखते हैं। दिस इज द मोल। MOL लिखते हैं, ई नहीं लिखते हैं बच्चे, MOL लिखते हैं। दिस इज योर फंडामेंटल क्वांटिटी। कितने हैं? 7। एक बार याद कर लीजिए बच्चे, इसको स्नैपशॉट लिख लीजिए। आपको ये सब क्या पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइप के? 7 टाइप के। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, मास की यूनिट क्या होती है बच्चे? किलोग्राम लिखते हैं। सिंबल क्या होगा? केजी होगा। डायमेंशन क्या होगा? M। लेंथ को मीटर, मीटर को M लिखते हैं सिंबल में। डायमेंशन L। डायमेंशन ये लिख लीजिए फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि हम डायमेंशन पढ़ाएंगे तो जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी होंगे उसके पावर जो प्रेजेंट करते हैं वो डायमेंशन कहलाता है। तो डायमेंशन जब भी आपसे पूछा जाए बच्चे तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, सबको याद होना चाहिए फंडामेंटल। जितने भी डायमेंशन बनेंगे, जितने भी डायमेंशन बनेंगे इस फंडामेंटल से ही बनने वाले हैं, तो सब पता होना चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते बच्चे, हमने देखा बस फंडामेंटल यूनिट की बात कर ली है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट बच्चे, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट डिराइव्ड यूनिट। किसकी बात करेंगे बच्चे? डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट बच्चे, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है सर? सर डिराइव्ड यूनिट नाम से ही पता चल रहा है कि डिराइव्ड है। डिराइव्ड का मतलब सर फंडामेंटल से मिलके बना हो। कैसा हो? जो किसी न किसी पर डिपेंडेंट हो। सबसे बड़ी बात है बच्चे डिपेंडेंट होनी चाहिए। तो ऐसा क्वांटिटी जो बच्चे फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंडेंट है, ऐसे क्वांटिटी का नाम दे दिया गया है क्या? डिराइव्ड यूनिट। इसका मतलब फंडामेंटल से मिलकर बना होगा, फंडामेंटल से मिलके बना होगा। तो दोज क्वांटिटी which depends upon fundamental quantities, क्वांटिटीज है, सातों को मिला के बच्चे जो नया बनेगा तो उसे बोलेंगे डिराइव्ड। दोज क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन द फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। क्या कहेंगे? डिराइव्ड यूनिट। जैसे बच्चे कोई करके दिखाएं, आइए दिखाते हैं। सर फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट लिखने आना चाहिए। मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन होता है बच्चे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देखिए फोर्स की बात करें, केजी क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। मीटर, लेंथ क्या है? फंडामेंटल है। सेकेंड, टाइम क्या है? फंडामेंटल है। यानी ये फंडामेंटल यूनिट से मिलकर एक नया यूनिट बना है जिसको नाम दिया गया न्यूटन। तो ये क्वांटिटी क्या कहलाएगी? जो फोर्स आपकी फिजिकल क्वांटिटी है ये कहलाएगी बच्चे क्या? आपका डिराइव्ड यूनिट। क्या कहलाएगा? डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट को पहचाना आसान है सर। जो यूनिट जो आएगी वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना होगा, ऐसे यूनिट का नाम दिया गया है डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात करें, आइए बच्चे वर्क डन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? वर्क डन।
वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट बच्चे न्यूटन, न्यूटन का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस हो जाएगा मीटर। देखिए केजी मीटर सेकेंड मीटर सब के सब कैसे हैं, फंडामेंटल है, तो सब ये न्यूटन मीटर बन जाएगा, जिसको हम लोग जानते हैं बच्चे जूल से। किससे नाम जानते हैं, जूल। तो ये सब वर्क डन बच्चे 7 को छोड़कर 2 और को छोड़कर मतलब टोटल 9 को छोड़कर जितने भी आपके फिजिकल क्वांटिटी होंगे सब के सब कैसे होंगे, सब के सब आपके कैसे होंगे, डिराइव्ड यूनिट है। यानी आप कह सकते हैं मैक्सिमम नेचर में जो यूनिट मिलती है वो क्या मिलती है, डिराइव्ड यूनिट मिलती है। क्या मिलती है, डिराइव्ड यूनिट। इट क्लियर। तो डिराइव्ड यूनिट याद रखना जो फंडामेंटल से बना हो, जिसका यूनिट दूसरे पर डिपेंडेंट हो, ऐसे क्वांटिटी को बोला गया बच्चे क्या, डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, कितने छोड़कर, आप 7 बता दिया, 2 और बताएंगे अभी, वो सप्लीमेंट्री यूनिट को छोड़कर बाकी जितने भी यूनिट मिलेंगे सब कैसे होंगे, आपका डिराइव्ड यूनिट। आइए बात करते हैं बच्चे, 2 और कौन है जो आप बात कर रहे हैं सर, 2 और है आपका जो तीसरे टाइप का यूनिट है सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट की बात करें, सप्लीमेंट्री क्या होता है बच्चे, ये यूनिट बिल्कुल डिफरेंट होता है। किससे डिफरेंट होता है सर, ये बिल्कुल यूनिट डिफरेंट होता है। किससे, ये यूनिट डिफरेंट है आपका फंडामेंटल यूनिट से। किससे है, फंडामेंटल यूनिट से। तो आइए बच्चे देखते हैं फंडामेंटल यूनिट से। तो लिख लेते हैं बच्चे, those unit which depends upon, ऐसे लिख लो, those unit which difference from the fundamental and derived unit। सर ऐसा यूनिट जो फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट से बिल्कुल डिफरेंट है, ऐसा यूनिट का नाम दे दिया गया सप्लीमेंट्री यूनिट। अगर मैं बात करूं बच्चे कितनी टाइप के होंगे आपका, तो आप कहेंगे टाइप, तो टाइप जो होगा आपका टाइप 2 टाइप के मिलेंगे बच्चे। कौन कौन से होंगे बच्चे, एक होगा आपका प्लेन एंगल, दिस इज द प्लेन एंगल, ठीक है, और दूसरा जो होगा बच्चे सॉलिड एंगल। क्या होगा, सॉलिड एंगल। तो हमारे पास अगर मैं पूछूं सप्लीमेंट्री कितने टाइप के मिलने वाले हैं यूनिट, तो आप कहेंगे 2 टाइप के, प्लेन एंगल एक सॉलिड एंगल। ये किसके लिए डिफाइन है बच्चे, ये 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट या शेप के लिए डिफाइंड है, और ये किसके लिए, 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट या शेप के लिए डिफाइंड है। तो ये 3 डायमेंशन हो जाएगा, ये 2 डायमेंशन के लिए। इसकी यूनिट क्या होती है सर, इसकी यूनिट जो होती है वो होती है बच्चे रेडियन। क्या होती है, रेडियन। यूनिट क्या होगी इसकी, रेडियन। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चे, इसकी यूनिट जो होने वाली है वो स्टेरेडियन। क्या होगी, स्टेरेडियन। तो याद रखना इसकी यूनिट। क्या इसका कोई डायमेंशन होता है सर, क्या कोई डायमेंशन होता है, तो आप कहेंगे सर कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो आप कहेंगे सर डायमेंशन लेस होता है। क्या कहेंगे इसको, डायमेंशन लेस। तो दिस इज द डायमेंशन लेस। ये भी क्या होगा बच्चे, ये भी आपका क्या होगा, क्या इसका पास कोई डायमेंशन है, इसके पास कोई डायमेंशन है, नहीं। तो ये भी कैसा होगा, डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस। तो ये भी क्वांटिटी होगी आपकी डायमेंशन लेस। याद रखना ये नीट 2023 का क्वेश्चन है, नीट 2023 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। पूछा ये गया है कि प्लेन एंगल सॉलिड एंगल के पास यूनिट क्या है और डायमेंशन क्या है। तो याद रखना बच्चे प्लेन एंगल के पास यूनिट है, बिल्कुल है सर, क्या है, रेडियन है, पर डायमेंशन नहीं है। दिस इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी। सॉलिड एंगल की बात करें तो सॉलिड एंगल के पास यूनिट है, बिल्कुल है, क्या बच्चे, स्टेरेडियन, और डायमेंशन नहीं है। तो दिस इज द डायमेंशन लेस, बोथ आर डायमेंशन लेस क्वांटिटी बट बोथ हैव द यूनिट। तो अगर आपसे पूछा जाए बच्चे कोई भी यूनिट, 2 चीजें यहां से पूछी जाएंगी, मैं यहां पे नोट करता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बच्चे, सर अगर आपसे पूछा जाए बच्चे ऑल यूनिट लेस, कभी कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऑल यूनिट लेस क्वांटिटी, तो आप कहेंगे सर ऑल यूनिट लेस क्वांटिटी जो होगा वो डायमेंशन लेस होगा। क्या होगा, डायमेंशन लेस। जिसके पास कोई यूनिट नहीं होगा, कोई भी क्वांटिटी जिसके पास यूनिट नहीं है तो वो क्या होगा, डायमेंशन लेस।
अगर मैं इसी का उल्टा पूछूं बच्चे, क्या आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या ये सही है? क्या ये सही बच्चे? ये क्या सही है? ये स्टेटमेंट ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है कि नीचे वाला बच्चे? ध्यान से देखना। ऑल यूनिटलेस क्वांटिटी हैज डायमेंशनलेस, सही है? यस, ये तो सही है बच्चे। जिसके पास कोई यूनिट नहीं है तो कोई डायमेंशन नहीं होने वाला है। किसके पास कोई भी यूनिट नहीं है तो कोई डायमेंशन नहीं होने वाला है। अगर मैं कहूं बच्चे ऑल डायमेंशनलेस क्वांटिटी, जिनके पास कोई डायमेंशन नहीं है, क्या वो सब के स्टेटमेंट गलत हो जाएगा बच्चे? ये स्टेटमेंट क्या गलत हो जाएगा? अभी हमने देखा है रेडियन और स्टेरेडियन, रेडियन एंड स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन की बात करें बच्चे, इसके पास डायमेंशनलेस यानी यूनिट है। दिस इज द यूनिटलेस, आप ये कह सकते हैं गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसके पास बच्चे क्या है? यूनिट है, यस, बट नो डायमेंशन, बट नो डायमेंशन, सही है। तो हर डायमेंशन लेस की क्वांटिटी यूनिटलेस थोड़ी होती है, पर हर यूनिटलेस क्वांटिटी डायमेंशनलेस होता ही होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते बच्चे। तो आप प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की बात करें, आइए इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट बच्चे लिख लो प्लेन एंगल। हमने देखा प्लेन एंगल की बात करें बच्चे, तो प्लेन एंगल को हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते थे 2 डायमेंशन के लिए, और इसकी यूनिट हुआ करती थी बच्चे, दिस इज द रेडियन। याद है आपको? अभी जस्ट बताया मैंने, रेडियन। तो आइए बच्चे डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं बच्चे हमारे पास एक सर्कुलर सेक्शन है, 2D बॉडी है, दिस इज द 2 डायमेंशन बॉडी, 2 डायमेंशन बॉडी है, कोई सर्कुलर सेक्शन है, इसका एक सेंटर बच्चे, मैं लेट से बच्चे मैं क्या करता हूँ, एक रेडियस ले लेता हूँ, एक हल्का सा रेडियस में लेता हूं, वो रेडियस आर्क के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा? आर्क के फॉर्म में। एक छोटा सा आर्क ले लेता हूं इस सर्कुलर सेक्शन पे, इसको मैं ज्वाइंट कर सकता हूं बच्चे, किससे? सेंटर से ज्वाइंट कर दीजिए। यहाँ पे सेंटर पे कुछ ना कुछ एक एंगल क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? एंगल क्रिएट होगा। उस एंगल बच्चे जो बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडियन। तो ध्यान से बच्चे, इस आर्क लेंथ को, दिस इज द आर्क लेंथ, जिसको हम लोग नाम देंगे एल। क्या नाम देंगे बच्चे? एल। और इसको रेडियस नाम देंगे आर। तो अगर मैं यहां से एक फार्मूला बनाऊं तो आप कहेंगे सर थीटा, थीटा इक्वल टू, जो रेडियन एंगल बन रहा है यहां पर, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ कितनी है बच्चे? दिस इज द एल डिवाइड बाई आर। तो एक फार्मूला आ गया बच्चे। इसकी यूनिट जो लेते हैं ऑलवेज रेडियन लेते हैं। रेडियन का मतलब पाई के टर्म में, रेडियन का मतलब पाई के टर्म में। तो जब भी आप ये एंगल निकालोगे, ये आपने किया होगा क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में जो भी क्वेश्चंस मिले होंगे सब किए होंगे आर्क अपॉन रेडियस से। तो यहाँ पे जो एंगल निकल के आता है वो पाई में आता है, डिग्री में नहीं आता है, पाई में आता है। पाई जो होता है वो रेडियन में होता है। तो दिस इज द आर्क अपॉन रेडियस, तो इसकी यूनिट आने वाली है रेडियन। अगर आपको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे? इसको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये सर्कुलर आर्क एक एंगल बना रहा है, कहां पर? सेंटर पर। तो लिख लीजिए एंगल मेड बाई, एंगल मेड बाई सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क एट द सेंटर ऑफ, एट द सेंटर ऑफ सर्कल, एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो डेफिनेशन पूछे बच्चे तो कितना? एंगल मेड बाय सर्कुलर आर्क। जो सर्कुलर आर्क है, ये आर्क लेंथ है, सर्कुलर आर्क कितना एंगल बना रहा है सेंटर पर, तो उस एंगल को बोला गया बच्चे क्या? दिस इज द प्लेन एंगल। इस एंगल को बोलते हैं हम लोग, दिस इज द प्लेन एंगल। प्लेन का मतलब 2 डायमेंशन, तो प्लेन एंगल, इसको बोलेंगे हम लोग प्लेन एंगल। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चे। इसके बाद बच्चे डिफाइन करते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। किसकी बात करेंगे? सॉलिड एंगल। नेक्स्ट बच्चे आपसे पूछा जाएगा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल।
सॉलिड एंगल के पास मैंने देखा था बच्चे यूनिट तो होती है, तो यूनिट के बारे में देखेंगे तो मैंने यहाँ पे बोला था बच्चे स्टेरेडियन। क्या होती है? स्टेरेडियन। सर कहाँ पे लगेगा? वो 3 डायमेंशन बॉडी पे लगाएंगे। जब भी आपको 3D एंगल निकालना हो, जब भी आपको 3D एंगल निकालना हो तो वहां पे आपको लगाना पड़ेगा सॉलिड एंगल। क्या लगाना पड़ेगा? सॉलिड एंगल। अरे बच्चे आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे घर पे भी यूज किए होंगे, जैसे मूंगफली खाए होंगे बच्चे, तो मूंगफली के अंदर बनाए होंगे, या तो छोड़िए आइसक्रीम खाए होंगे, आइसक्रीम खाए होंगे तो एक कोन मिलता है, कोन वाला आइसक्रीम। तो कोन जब देखोगे तो धीमे धीमे कोन का सेक्शन कम होता जाएगा और टर्मिनेट होता जाएगा लास्ट में। तो वो जहां पे टर्मिनेट हो रहा है तो वो सॉलिड एंगल, जो आपको 3 डायमेंशन एंगल क्रिएट हो रहा है उस टर्मिनेट पॉइंट पर, वो एंगल कहलाती है आपकी सॉलिड एंगल। आइए देखते हैं बच्चे कैसे बनता है 3 डायमेंशन में। मैंने क्या लिया बच्चे? एक सॉलिड स्फीयर ले लिया। ये कोई सर्कल नहीं है, ये सॉलिड स्फीयर है। और सॉलिड स्फीयर पे मैंने क्या किया बच्चे? एक सर्कुलर आर्क न लेके अब मैं लेता हूं कैसा? एक स्फेरिकल आर्क। क्या लेता हूं? स्फेरिकल आर्क। तो मैंने ये आर्क उठाया बच्चे, जिसका नाम है स्फेरिकल आर्क। देखा होगा आपने, इस तरीके से ऊपर आइसक्रीम रहती है, तो मैंने भी आइसक्रीम ही बना दिया है। खाने का मन हो रहा हो तो ठीक है। तो ये आप देखोगे बच्चे, ऊपर एक आपका एक सर्कुलर नहीं है, ये है आपका स्फेरिकल आर्क। मैं लिख देता हूं, दिस इज द स्फेरिकल आर्क। स्फेरिकल आर्क, ये स्फेरिकल आर्क है। रेडियस अभी भी आर है। एंगल यहाँ पे जो बन रहा है, यहाँ पे एक नया सिंबल नाम दे दीजिए, ओमेगा टाइप सिंबल नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं। दिस इज द ओमेगा। सही है। तो यहाँ पे बच्चे ये एंगल ना चारों तरफ से बन रहा होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरीके से बन रहा है। ये 3D एंगल है, और 3D एंगल जब बनेगा तो वो चारों तरीके से बनेगा। तो ये ऐसा 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 एंगल बनेगा, और पीछे आता जाएगा ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे एंगल बनता जाएगा। तो आप ये ऐसे हटा देते हैं। तो ये जो एंगल बना है यहाँ पे 3D एंगल, ये एंगल कहलाता है बच्चे आपका सॉलिड एंगल। क्या कहलाएगा? सॉलिड एंगल। अगर मैं कहूँ बच्चे सॉलिड एंगल को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे सर ये जो आर्क बना है, ये आर्क कौन सा है? स्फेरिकल आर्क, और उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो मैंने कहा छोटा सा एरिया, डेल्टा ए ले लिया बच्चे। स्फेरिकल आर्क का छोटा सा एरिया ले लेंगे, डेल्टा। तो डेल्टा ए है। तो अगर मैं कहूँ इसको डिफाइन करना हो तो इट इज एन एंगल subtended by spherical arc at the center of solid sphere। सॉलिड स्फीयर पे, ये सॉलिड स्फीयर बच्चे इसको याद रखना, दिस इज द सॉलिड स्फीयर, सर्कल मत समझना। सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे जो स्फेरिकल आर्क एंगल क्रिएट कर रहा है चारों तरफ से, वो एंगल कहलाती है बच्चे क्या? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को मैंने लिखा है ओमेगा। इसको डिफाइन करना हो तो दिस इज द स्फेरिकल, जो स्फेरिकल आर्क है उसका एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। ठीक है। इसकी यूनिट पूछा जाए तो आप कहेंगे सर ये होती है स्टेरेडियन। क्या होती है? स्टेरेडियन। दिस इज द स्टेरेडियन। ठीक है। तो जब भी आप बात करते हैं सॉलिड एंगल के पास, सॉलिड एंगल की जो यूनिट है आपका स्टेरेडियन, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। क्या फार्मूला होता है? ये अगर मैं बोलूं बच्चे ये स्फेरिकल आर्क पूरे सर्किल की बात करें, पूरा सर्कल लेता, एक कंप्लीट सॉलिड स्फीयर बन जाता, उसका एरिया कितना होता? 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो वहां मिलता 4 पाई। कितना मिलता? 4 पाई। तो अगर आपसे पूछे कि कोई कंप्लीट स्फीयर अपने सेंटर पे कितना एंगल क्रिएट करता है स्टेरेडियन में, तो आप कहेंगे सर 4 पाई। कितना? 4 पाई। ध्यान में रहेगा। ठीक है। तो ये एंगल कभी पूछा जाए कि पूरा स्फीयर कितना सेंटर पे एंगल क्रिएट करेगा, तो आप कहेंगे सर 4 पाई। बात करते हैं कुछ वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट है। देखिए जब आप बात आई यूनिट की, तो यूनिट की आगे बढ़ते गए, लेकिन हर कंट्री में अपनी अलग अलग यूनिट हुआ करती थी। कोई ब्रिटिश कंपनी है तो वो एफपीएस यानी कि हम फुट वगैरह में मेजर करते थे लेंथ को। कोई अलग कंपनी है बच्चे, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो उन्होंने कुछ एमकेएस में लिया करते थे। तो बहुत सारे कंट्री है, सबकी अलग अलग यूनिट आती थी। और जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता था तो कहीं ना कहीं बच्चे कहा सबकी यूनिट मिसमैच होती थी, और मिसमैच होने के बाद कैलकुलेशन किसी का फुट में आता था, किसी का मीटर में आता था, किसी का सेंटीमीटर में आता था। तो बहुत सारे कंफ्यूजन हुआ करते थे वहाँ पर।
तो अगर मैं कहूँ उस समय हमारे पास 3 यूनिट हुआ करता था। एफपीएस का मतलब समझ जाइए फुट, पाउंड एंड सेकेंड। फुट बच्चे लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, पाउंड का मतलब आपका मास को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकेंड यानी कि आपको टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। सीजीएस यूनिट में जो लेंथ होती है वो सेंटीमीटर में, ग्राम में मास होता है, और सेकेंड में टाइम होगा। ठीक है। एमकेएस में क्या होगा बच्चे? मीटर। मीटर जो होगा बच्चे आपका किस में होगा? मीटर जो है आपका लेंथ मीटर में होगा, और मास किलोग्राम में लेंगे, और सेकेंड यानी टाइम को किस में रखेंगे? सेकेंड को रखेंगे। ठीक है। मैंने यहाँ पे दिखा भी रखा है कि सीजीएस यूनिट लिखना तो लेंथ जो होगा वो सेंटीमीटर में लीजिए, मास जो है बच्चे वो किस में लेना है? ग्राम में लेना है, और टाइम किस में लेना है? सेकेंड में लेना है। ठीक है। तो टाइम सेकेंड में हो जाएगा, मास ये सीजीएस में याद रखना, जो भी लेंथ होगा सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, टाइम सेकेंड में। इसी तरह बच्चे अगर मैं बात करूं एमकेएस की, तो एमकेएस में याद रखिए लेंथ किस में लेंगे? मीटर में, मास किस में लेंगे? किलोग्राम में, और टाइम किस में लेंगे? सेकेंड में। तो इसी तरह एफपीएस की बात करें तो एफपीएस में भी देखोगे लेंथ किस में लेना है? फुट में, और मास किस में लिखना है? पाउंड में, और टाइम किस में लेना है? सेकेंड में। ठीक है। तो ये हमारी अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग सिस्टम हुआ करता था। तो जनरली हमारे पास 3 सिस्टम हुआ करते थे उस समय। लेकिन बात आगे बढ़ी बच्चे, तो हर कंट्री के लोग अलग अलग अपना यूनिट लेकर आते थे, और कभी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह होता था तो बहुत सारे कन्फ्यूजन डेवलप हुआ करते थे। उसके बाद कुछ मीटिंग होने लगी कि इतने सारे यूनिट हैं, इतने सारे यूनिट होने के बाद सबका अलग अलग आ रहा है, तो कैसे कोई प्रोजेक्ट आगे बढ़ पाएगा इंटरनेशनल लेवल पर। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई इंटरनेशनल मीटिंग किया जाए, जिससे क्या होगा बच्चे इस प्रॉब्लम को दूर करे। तो बहुत सारे सिस्टम यहाँ पे बनी है, तो सबके पास डिफरेंट यूनिट थे, इसलिए सबको क्या है इंटरनेशनल एक मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में निकल के आया जो 1971 में हुआ था, और इसकी जो लोकेशन थी वो फ्रांस में हुआ था। तो एक नया यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, उसका नाम दे दिया गया बच्चे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या नाम दिया गया? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हमारे पास एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। ये जनरली आप कह सकते हैं एमकेएस के ही फॉर्म में मिलेगा आपको, एमकेएस के ही फॉर्म में मिलेगा। तो एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। उसके बाद जितने भी यूनिट बच्चे अब जितने भी कैलकुलेशन होते हैं इंटरनेशनल पे, सब के सब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में होते हैं। और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे शॉर्ट फॉर्म में एसआई यूनिट। क्या बोलेंगे? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई यूनिट जो डिराइव फॉर्म है किसका? एमकेएस का। किसका है? एमकेएस का। यानी मास को किस में लेना है? केजी में, लेंथ को लेना है मीटर में, टाइम को लेना है सेकेंड में। दिस इज द एसआई यूनिट। ठीक है। अब बात करते हैं बच्चे कुछ मेजरेबल लेंथ है, जैसे कि हम लेंथ को मेजर करना हो तो बहुत सारे डिस्टेंस है, किलोमीटर, मीटर, फर्मी, डेसीमीटर, बहुत सारे डिस्टेंस है। तो लेंथ एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास बहुत सारी यूनिट्स हैं। हालांकि स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट तो मीटर है, और उसके डिराइव्ड यूनिट बहुत सारे हैं, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर। तो लेंथ को अगर मेजर करना हो जनरली आसपास अपने रीजन में कैसे मेजर करते हैं? स्केल से मेजर कर लेते हैं। स्केल से कितना मेजर कर लेते हैं? अगर मान लेते हैं 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं बच्चे एक mm से लेकर आप कहाँ मेजर कर सकते हैं? 100 सेंटीमीटर के आसपास, या उससे अगर ज़्यादा मेजर करना तो बड़े स्केल लेना पड़ेगा। बड़े स्केल की बात करेंगे बच्चे तो 100 मीटर तक भी मेजर कर सकते हैं। बड़े बड़े फीताएँ आती हैं जिससे आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो कुछ छोटे डिवाइसेस का भी, छोटे लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं, जैसे स्क्रू गेज की हेल्प से और वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से। वर्नियर स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स जो होते हैं बहुत ही लीस्ट डिस्टेंस मेजर करते हैं, बहुत ही जैसे छोटे छोटे बॉल का डायमीटर निकालना हो, किसी इंटरनल एक्सटर्नल का थिकनेस निकालना हो सिलेंडर का, तो इन सब को लेंथ को मेजर करने के लिए छोटे छोटे डिवाइसेस यूज करते हैं, जिसका नाम है स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स। ये बाद में बात होगा, मेजरमेंट में बात करेंगे। तो कुछ ना कुछ बच्चे यहाँ पर रीजन दिया होगा कहाँ से कहाँ तक मेजर कर सकते हैं। तो मीटर स्केल जनरली मेजर करता है आपका 10⁻² मीटर से लेकर 10⁻³ मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में है। दिस इज द ये अगर मैं स्क्रू गेज की बात करूं बच्चे तो ये मेजर कर पाता है कहाँ तक बच्चे? लेस देन 10⁻⁵ मीटर की बात करते हैं। वर्नियर कैलिपर की बात करें 10⁻⁴ मीटर तक क्या करेंगे। ठीक है। इससे कम मेजर करना हो, इससे ज्यादा मेजर करना हो तो कैसे करेंगे? लेकिन यूनिवर्स में जो लेंथ के बच्चे साइज वेरी करती है वो 10⁻⁴ के आसपास से लेकर 10⁻26
मीटर के आसपास तक वेरी करती है पूरे यूनिवर्स में। मतलब बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे, और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी, जैसे बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं, बड़े बड़े डिस्टेंस भी होंगे। जैसे हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, प्लेनेट का डायमीटर निकालना हो, यहाँ से स्टार कितना दूर है, यहाँ से प्लेनेट कितना दूर है, तो कहीं ना कहीं ये लार्जेस्ट यूनिट हुए। तो सबसे शॉर्टेस्ट यूनिट से लेकर सबसे लार्जेस्ट यूनिट के बीच में बहुत सारे वेरिएशंस मिलेंगे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, बहुत सारी इकाइयाँ मिलेंगी आपको लेंथ को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो उन सब की बात करेंगे बच्चे। तो कुछ लेंथ की बात करेंगे यहाँ पर, कुछ स्मॉलर यूनिट ऑफ डिस्टेंस की बात कर ले बच्चे। स्मॉलर यूनिट ऑफ डिस्टेंस आप पढ़े भी होंगे, तो मैं लिख देता हूँ। कुछ स्मॉलर यूनिट ऑफ डिस्टेंस की बात करें तो स्मॉलर यूनिट ऑफ डिस्टेंस की बात करूँ तो पहला बच्चे आपको डेसीमीटर की बात करना। दिस इज द 1 डेसीमीटर। ठीक है, ये क्लास 3, 4, 5 में स्टार्ट किया होंगे बच्चे। 1 डेसीमीटर की बात करें तो आपको मिलेंगे 10 टू पावर माइनस कितना हो जाएगा बच्चे, -1 मीटर, 10 टू पावर -1 मीटर। अगर मैं बात करूँ बच्चे 1 सेंटीमीटर, ये सब यूज होने वाले हैं। 1 सेंटीमीटर की बात करें तो 10 टू पावर -2 मीटर। 1 मिलीमीटर की बात करूँ, 1 मिलीमीटर या 1 mm की बात करूँ तो 10 टू पावर -3 मीटर। इसी तरह बच्चे अगर हम बात करें 6 यानी कि हम माइक्रोमीटर की बात करें, 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर तो वहाँ पे मिलेगा 10 टू पावर -6 मीटर। अगर मैं बात करूँ 1 माइक्रोमीटर के बाद बात करते हैं बच्चे नैनोमीटर, दिस इज द नैनोमीटर। तो नैनोमीटर की बात करूँ तो कितना मिलेगा 10 टू पावर -9 मीटर। एंगस्ट्रॉम की बात करें बच्चे, 1 एंगस्ट्रॉम की बात करें, 1 एंगस्ट्रॉम की बात करेंगे तो 10 टू पावर -10 मीटर। ठीक है, पिकोमीटर की बात करें तो 1 पिकोमीटर की बात करें बच्चे, पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर की बात करेंगे तो 10 टू पावर -12 मीटर। ठीक है, 1 फर्मी की बात करें बच्चे, 1 फर्मी की बात करें तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर -15 मीटर। बच्चे ये न्यूक्लियस वगैरह का साइज, किसी एटम का न्यूक्लियस निकालना हो, दिस इज द न्यूक्लियस, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लिखा है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये ऑर्डर होगा 10 टू पावर -15 मीटर। तो सबसे छोटे छोटे आपको स्केलिंग करनी हो तो इस तरीके से करेंगे, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। ठीक है, ये सब हम फिजिक्स में यूज भी करने वाले हैं, कहीं ना कहीं इसमें यूज भी करेंगे इसको। तो ध्यान में रखिए कि ये सब चीज़ें छोटे छोटे इकाइयाँ हैं जो आपको मेजर करनी पड़ेगी। किससे बच्चे, स्मॉलर यूनिट ऑफ द डिस्टेंस, ये है। तो छोटे छोटे मेजर करने हो तो इस तरीके से आप इससे छोटे मोटे ये फार्मूले कह सकते हैं या यूँ कह सकते हैं कितना होता है नैनोमीटर में, ये याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। कुछ लार्जेस्ट यूनिट की बात करें बच्चे, लार्जेस्ट यूनिट की बात करूंगा तो हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, कुछ बच्चे लार्जेस्ट यूनिट होती है जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है बच्चे, देखिए लार्जेस्ट यूनिट डिस्टेंस जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, जैसे मैं कहूँ बच्चे हमारे पास सन और अर्थ के बीच का कितना डिस्टेंस है, इन सबको मेजर करना हो तो बहुत बड़ी इकाइयाँ हैं डिस्टेंस की। तो इसको मेजर करने के लिए ये सब इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे बच्चे आपको, इंस्ट्रूमेंट तो नहीं, अब ये इकाइयाँ हैं जो बोलेंगे आपकी लेंथ है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे, ध्यान सुना बच्चे। मेरी जो अर्थ है वो किसके अराउंड मूव करती है, सन के अराउंड। किसके अराउंड करती है, सन के अराउंड। तो हमें पता है बच्चे कि जो अर्थ होता है वो कहीं ना कहीं इलेप्टिकल पाथ में ट्रेवल करता है, किसके अबाउट, सन के अबाउट। तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस ज़्यादा, कहीं ना कहीं कम। तो मैं क्या करता हूँ, एक एवरेज डिस्टेंस लेता हूँ, किसके बीच, सन और अर्थ के बीच। तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ उसको हम बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल। तो इट इज एवरेज डिस्टेंस between average distance between sun and earth। ठीक है बच्चे, एक एवरेज डिस्टेंस लेते हैं सन और अर्थ के बीच में, वो कहलाती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितनी होती है बच्चे एस्ट्रोनॉमिकल, 1 AU इक्वल टू होता है, वो होता है बच्चे 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर। कितना होता है, 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ बच्चे कितना होगा आपका, तो आप कहेंगे सर 1 AU इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर। दिस इज एस्ट्रोनॉमिकल मीटर। ये कहीं ना कहीं यूनिट बच्चे देखो किलोमीटर से बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ही हाई डिस्टेंस की बात करें, लार्जर डिस्टेंस की बात करें तो आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ बच्चे, या तो फिगर बनाना तो बना लीजिए। जैसे मैं कहूँ बच्चे मेरे पास एक सन है, दिस इज द सन,
और यहाँ पे एक सराउंडिंग रोटेट कर रहा है बच्चे अर्थ, दिस इज द अर्थ। तो अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है 1 AU कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 AU। AU का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो सन और अर्थ के बीच में एक एवरेज डिस्टेंस जिसका नाम है AU। आगे चलते बच्चे, अगर हम बात करूं नेक्स्ट डिस्टेंस की यूनिट की बात करें बच्चे, लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है बच्चे? बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लाइट ईयर ये टाइम का यूनिट है। किसका यूनिट है? टाइम का यूनिट है, ठीक है। तो नहीं बच्चे, ये डिस्टेंस का यूनिट है। किसका है? डिस्टेंस का यूनिट। तो अगर मैं बात करूं तो पहले लिख लीजिए लाइट ईयर। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। ये टाइम का यूनिट नहीं है बच्चे। यहाँ पे ईयर लिखा है तो ये मत समझ जाइए कि टाइम का यूनिट है। ये किसकी यूनिट है? डिस्टेंस का यूनिट है। क्या होता है बच्चे डिस्टेंस, लाइट ईयर? मैं कहता हूँ बच्चे कि मान लीजिए लाइट ट्रेवल करती है, वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, तो एक साल में कितनी दूर तक लाइट ट्रेवल कर सकती है वैक्यूम में? वैक्यूम में लाइट एक ईयर में कितनी दूर तक लाइट ट्रेवल कर सकती है? उस डिस्टेंस को जो एक साल में ट्रेवल करेगा, उस डिस्टेंस का नाम दिया गया है लाइट ईयर। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन अ वैक्यूम फॉर 1 ईयर। एक ईयर में जितने डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करेगी उसको बोलेंगे हम लोग लाइट ईयर। तो लिख लो बच्चे, इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल by light in a vacuum for 1 year, for 1 year। एक ईयर में जितनी लाइट ट्रेवल करेगी, एक ईयर में जितनी लाइट ट्रेवल करेगी वैक्यूम में, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसे बोलेंगे हम लोग लाइट ईयर। बच्चे लाइट ईयर कैसे लिखेंगे? लाइट ईयर की वैल्यू लिखना हो तो लाइट ईयर निकालना है, तो ये डिस्टेंस ही निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चे? डिस्टेंस अगर मैं कहूँ, आपको याद हो लाइट ईयर भी निकालते हैं। डिस्टेंस क्या होता है बच्चे? तो आप कहेंगे स्पीड इक्वल टू कितना होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ है ना। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस इज द लाइट ईयर। ये क्या है आपका? लाइट ईयर, ठीक है। स्पीड कितनी है लाइट की? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दे रहे हैं? 365 डे। आपको सेकंड में चेंज करना है। 365 डे में इसको सेकंड में चेंज करिए बच्चे। ये तो एक डे का 365 डे का हुआ। ऐसे कितने 24 घंटे होते हैं एक डे में। 24 घंटे में कितना? 60 मिनट। 60 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 9.5 × 10⁻, ये आएगा बच्चे आपका 15 मीटर। कितना आ जाएगा? 15 मीटर। तो लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर 1 लाइट ईयर जो आएगा वो 9.5 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.5 × 10⁻15 मीटर। ध्यान में रखिएगा लाइट ईयर की वैल्यू, ठीक है। ये डिस्टेंस का यूनिट है। कितना होता है कभी कभी पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में, ध्यान में रखिएगा, कर लेंगे। अब बच्चे आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चे सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस है, लार्जेस्ट डिस्टेंस बच्चे है वो है आपका पार्सेक, ठीक है। पार्सेक, तो पार्सेक बच्चे क्या है? इट इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस, इट इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे मत लिखिए। इट इज द लार्जेस्ट यूनिट, इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस का बच्चे क्या है? सबसे लार्जेस्ट यूनिट है। तो आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे पार्सेक। क्या होता है? पार्सेक। पार्सेक क्या होता है बच्चे? ध्यान से, पार्सेक क्या होता है? पार्सेक ये होता है कि सर अगर मैं सन और अर्थ की बात करूं, दिस इज द सन, और ये अर्थ की बात करूं, ठीक है, ये अर्थ की बात करता हूं बच्चे, तो इनके बीच का डिस्टेंस हमने जनरली 1 AU लिया करते हैं। तो इन दोनों पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से बच्चे कहीं इतना दूर, कितना दूर बच्चे? इतना दूर जहां पे कोई एंगल सबटेंड हो। कितना सबटेंड हो? 1 आर्क सेकेंड। कितना सबटेंड हो? 1 आर्क सेकेंड।
सेकेंड। तो 1 सेकेंड एंगल क्रिएट हो, यहाँ पे टाइम, सर टाइम आ गया सेकेंड, एंगल टाइम होता है, बिल्कुल सेकेंड। तो आप कहेंगे सर it is the distance from the one AU which subtended an angle 1 arc second। देखिए बच्चे ये होता है पैरेलक्स। ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर हमारे पास क्या है, एक पैरेलक्स है। सोचो कि मैं इस मार्कर को देखना चाहता हूं तो मेरे पास दो टाइप के डिस्टेंस आएंगे। अगर मैं इस आर्क से देखूं तो मार्कर यहाँ पे, इस आर्क से देखूं तो मार्कर कहीं शिफ्ट हो जा रहा है। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और ये दोनों पॉइंट मेरी आंखों में पड़ रहे हैं बच्चे। इसी तरह बच्चे मैं कहता हूं दो पॉइंट से जहां पर, दोनों पॉइंट से जहां पे हमारी लाइन मर्ज होती हुई दिखाई देगी, कहां पे कितना एंगल बनाएगा, वहां पर 1 सेकेंड एंगल बनाएगा। अगर उस 1 सेकेंड जब एंगल बनाएगा तो वो डिस्टेंस कहलाएगी पार्सेक। वो डिस्टेंस कहलाएगी बच्चे क्या, पार्सेक। जहां पर एक एयू डिस्टेंस, जहां से बच्चे एक एयू क्या करे बच्चे, एंगल क्रिएट करे 1 सेकेंड। द डिस्टेंस फ्रॉम द वन एयू विच क्रिएट एन एंगल 1 आर्क सेकेंड विच इज नोन एज द पार्सेक। क्या बोलेंगे, पार्सेक। तो डेफिनेशन लिख लिए बच्चे, इट इज एन एंगल एंड इट इज द डिस्टेंस, लिख लो, इट इज अ डिस्टेंस 1 AU from 1 AU which subtend an angle 1 arc second, 1 arc second। जहां पे बच्चे वो डिस्टेंस जहां पर 1 AU आपको 1 आर्क सेकेंड एंगल क्रिएट कर दे, उस डिस्टेंस का नाम दिया गया है पार्सेक। क्या दिया गया, पार्सेक। पहली बात बच्चे, आर्क सेकंड में, ये एंगल सेकंड में, सेकंड को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री से, डिग्री से कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन से, रेडियन से आर्क अपॉन रेडियस लगा सकते हैं अगर आपको आर्क अपॉन रेडियस से सॉल्व करनी है तब। ठीक है, आइए इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसे करेंगे बच्चे। आइए कैसे कैलकुलेशन करने वाले हैं, इसको ध्यान देखिए कैसे चेंज करेंगे इसको सेकंड से डिग्री में। वी नो दैट बच्चे, हम जाता है कि वी नो दैट हमें पता है, क्या पता है बच्चे कि सर 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड, मिनट को सेकेंड में चेंज कर लीजिए। तो हमें 1 सेकेंड निकालना है ना, तो 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, 1/3600 डिग्री इक्वल टू 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड, तो हमें 1 सेकेंड की वैल्यू आई है डिग्री में, पर हमें क्या निकालना है, 1 सेकेंड इक्वल टू क्या निकालना है बच्चे, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो 1/3600 ये तो डिग्री में है, डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो आप कह लीजिए बच्चे पाई डिवाइड बाई 180, पाई डिवाइड बाई 180। तो आप कहेंगे सर ये जो एंगल क्रिएट होगा 1 सेकेंड में इतना रेडियन होगा, कितना होगा, रेडियन में। ठीक है, तो दिस इज द 1 डिवाइड बाई पाई 180 डिग्री। तो जब भी आपको बच्चे क्वेश्चन करना हो तो आपको इसको एंगल को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। रेडियन में निकाल लेंगे तो आर्क अपॉन रेडियस लगा देंगे तो काम बन जाएगा। तो ये है आपका कहानी। ठीक है, तो ये है आपका बच्चे पार्सेक। आइए कुछ क्वेश्चन इस पे बने, ऐसा नहीं कि नहीं बने, क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में बने हैं, 2022 में बने हैं, 23 में बने हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चे, निकाल लीजिए। इसकी वैल्यू जनरली होती है, तो 1 पार्सेक इक्वल टू, याद करिए 1 पार्सेक जो होती है इसकी वैल्यू होती है 3.08 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर। इसको याद कर लीजिएगा, 1 पार्सेक इक्वल टू होता है 3.08 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर। ठीक है, तो 1 पार्सेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर। तो ये रही बच्चे आपकी क्या, कुछ बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं, जो यूनिट की बात है, कुछ बेसिक लेंथ मेजरमेंट की बात है, छोटे छोटे डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, बड़े बड़े डिस्टेंस किस यूनिट में मेजर करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें तो ये सब बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मेजर करना हो, डिस्टेंस मेजर करना हो तो ये सभी मेजरेबल क्वांटिटीज लगानी पड़ेगी, एस्ट्रोनॉमिकल, लाइट ईयर। ठीक है, अब बच्चे कुछ क्वेश्चन देखिए आपके इसी बेसिक्स पे, बेसिक में भी क्वेश्चन बने, बेसिक पे क्वेश्चन बने हैं। ध्यान सुनो बच्चे, यहाँ से देखिए क्वेश्चन आया है 2022 जेईई मेंस में आया है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सन फ्रॉम द अर्थ इज, डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर। यहाँ पे दिया 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर एंड द एंगुलर डायमीटर इज 200 सेकेंड। यानी कि जो एंगल क्रिएट हो रहा है वहां पर कितना हो रहा है,
200 सेकेंड, ठीक है। ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ, अर्थ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ, द डायमीटर ऑफ द सन विल बी। क्वेश्चन को ध्यान से सुने बच्चे, क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से करते हैं बच्चे। ये आया हुआ है, देखिए कितना क्वेश्चन, कितने लोग बना पाते हैं, बनाइएगा इसको। मैं कह रहा हूँ बच्चे, मेरे पास एक सन है, जैसे योर सन, और एक छोटा सा अर्थ ले लीजिए, यहाँ पे कोई अर्थ है, ठीक है। हमें नहीं पता है, तो इस डायमीटर की बात किया है, डायमीटर कितना होगा। यहाँ से बच्चे कुछ एंगल सबटेंड हो रहा है, कहाँ पर, इस अर्थ पर। यहाँ पे एंगल ये दे रखा है कितना, 2000 सेकेंड, 2000 सेकेंड। ये डायमीटर हमें नहीं पता, इसको डायमीटर मान लीजिए, आपसे डायमीटर ही पूछा है ना, तो डायमीटर निकाल लीजिए। अच्छा, ये लेंथ दे रखा है, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है, दिस इज द 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर, ठीक है। आए बच्चे, हमने देखा था बच्चे 2000 सेकेंड, हमें एक सेकेंड की वैल्यू पता है कितना एंगल रेडियन में कन्वर्ट होता है। तो आप कहें सर एक सेकेंड इक्वल टू, एक सेकेंड में कितना एंगल क्रिएट होता था बच्चे, 1/3600 इंटू पाई डिवाइड बाई 180, यही था बच्चे। अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने यही देखा था, ठीक है। पीछे जाकर चेक कर सकते हैं, 1 सेकंड में इतना है बच्चे। तो आपको 1 सेकंड में नहीं निकालना है, कितने सेकंड में निकालना है, 2000 सेकंड में निकालना है। 2000 सेकंड में निकालोगे तो कितना एंगल क्रिएट हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2000 डिवाइड बाई 3600 इंटू पाई डिवाइड बाई 180, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 जीरो जीरो कैंसिल बच्चे, एक जीरो बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 4, 4 से कट जाएगा कितनी बार में, 4, 9 बार में, 9 4 जा 36, और 4 से ये कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। 5 से कट जाएगा बच्चे, 5 से जाएगा 5 से 15, 3 बचेगा, 5 6 30। तो आप कहेंगे सर एंगल जो थीटा आया है, एंगल कितना आया है, दिस इज द पाई डिवाइड बाई 9 इंटू 36, दिस इज द रेडियन। इतना रेडियन आया बच्चे, यानी सर इस पे कितना एंगल रेडियन में कन्वर्ट कर रहा है, इतना एंगल रेडियन में कन्वर्ट कर रहा है। पर हमें नहीं, हमें क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है। लगा दीजिए आर का पावर रेडियस, थीटा इक्वल टू क्या लगाना है बच्चे, आर। आर क्या है, डायमीटर, रेडियस कितना दिया है 1.5 इंटू 10 टू पावर 11। तो डी निकालना है बच्चे, डायमीटर निकालना है, तो कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 इंटू थीटा। थीटा कितना दिया है, दिस द पाई डिवाइड बाई 9 इंटू 36, ठीक है। तो डायमीटर निकालने हैं और पाई डिवाइड बाई 9 इंटू 36 हमने कर दिया। इसको सॉल्व करिए, आंसर ले आइए बच्चे, जो भी आंसर आएगा मीटर में ही आएगा। तो 3 से काट दीजिए बच्चे, 3 से काट देंगे 0.5, 0.5 3 से कट जाएगा बच्चे कितनी बार में, 12 बार में, 12 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 0.5 और ये 9, तो 0.5 इंटू 10 टू पावर 11, पाई की वैल्यू लिख सकते हैं 3.14 डिवाइड बाई 12 इंटू 9, इसको ऐसे लिख सकते हैं कुछ, बिल्कुल। इसको सॉल्व करना हो तो और कैसे करेंगे बच्चे, 3 से कट जाएगा, अगर अप्रोक्सीमेट किया जाए 3 से कटेगा बच्चे कितनी बार में, 3 बार में कट जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो एक काम करो डेसिमल ले लीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको रख लीजिए 5, मैं 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 10 इंटू 10 टू पावर 10 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 12 इंटू 9। बच्चे और देखा जाए कुछ मल्टीप्लिकेशन या कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं जी। आपको जो आंसर लाना है इसके फार्मूला लाना है, ये 3 से काट देते हैं, मान के चलते हैं बच्चे 3 बार में काट देते हैं, 3 3 जा 3, हालांकि 3 से नहीं कुछ कमी आएगा, 3 से कट जाएगा। ये 12 इंटू 3 कितना आ जाएगा 36, 5 डिवाइड बाई 36 इंटू 10 टू पावर 10, 10 टू पावर 10, ये कितना जाएगा बच्चे, 10 इसमें मल्टीप्लाई और कर लीजिए, 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 डिवाइड कर लीजिए, 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा, 10 डिवाइड कर लीजिए, तो ये कितनी बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा, 1 बचेगा कितना 36 चला जाएगा बच्चे, तो ये बचेगा आपका 14 हो जाएगा आपका, 36 जाएगा तो 14
114, ये 0.4 में जाएगा तो 1.45, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर 9। तो मैं इधर लिखता हूँ 1.45 इंटू 10 टू पावर 9 मीटर, दिस योर आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चे 1.45 इंटू 10 टू पावर 9 मीटर। देखिए जेई में क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ से ध्यान में रखना, जेई में क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जेई में पूछे गए हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब बच्चे एक और क्वेश्चन दिया है, देखिए ध्यान से, एक और क्वेश्चन आपके जेई 2023 में भी पूछा गया इससे, इसका मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या दिया है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, हमारे पास दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दे रखा बच्चे एयू, एंड पार्सेक पीसी, एंड लाइट ईयर आर यूनिट ऑफ मेजरिंग द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस बच्चे बहुत लार्जेस्ट डिस्टेंस मेजर करना हो तो इसको यूज करेंगे बिल्कुल। तो लार्जेस्ट, तो आप कहेंगे सर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का मतलब हम बात करेंगे दिस इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस, और मैंने पता है बच्चे सब के सब जो होते हैं, सब के सब जो मेजर करते हैं लार्जेस्ट डिस्टेंस ही मेजर करते हैं, तो सब के सब लार्जेस्ट डिस्टेंस ही मेजर करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चे नेक्स्ट, बोला है कि स्टेटमेंट 2 जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो पार्सेक से क्या होता है बच्चे, छोटा होता है, और लीप ईयर जो है बच्चे, अच्छा पार्सेक जो लीप ईयर से छोटा होता है, क्या आपको लग रहा है बच्चे, मैंने यहाँ पे लिखाया था बच्चे 1 AU लिखवाया था, 1 AU इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर, और मैंने लिखवाया था 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर कितनी थी बच्चे 9.5 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर, और मैंने लिखा था 1 पार्सेक लिखवाया था, 1 पार्सेक इक्वल टू कितनी होती है 3.08 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर। तो सबसे लंबा वैसे सबसे डिस्टेंस लार्जेस्ट देखा जाए तो यही है पार्सेक, पर इन्होंने बोला है कि लाइट ईयर जो है, लाइट ईयर जो है पार्सेक से बड़ा है, यानी कि स्टेटमेंट गलत है बच्चे। तो आप देखिए कौन सा स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, ये तो नहीं है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, दोनों भी गलत नहीं है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बिल्कुल सही है, एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो आपका सी ऑप्शन जो लग रहा है बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन क्या है बच्चे बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट आपका फर्स्ट इज करेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ध्यान से आए। तो देखिए छोटे मोटे क्वेश्चन तो आज यहीं तक क्लास रखेंगे, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करें कैसा क्वेश्चन लगा, कैसा कंटेंट लगा है, ठीक है। बिल्कुल धन्यवाद।